लोकसभा चुनाव 2014 का वो दौर जब उत्तर प्रदेश की जनता ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया, भारी मतों से नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर बिठाया। यूपी की 80 में 73 सीटों पर कमल खिला, लेकिन इस बात को बीते 2.5 साल हो चुके हैं। राजनीति के गणित में इतना समय जनता का मिजाज बदलने में काफी होता है। इन 2.5 सालों में सियासत ने रंग बदला, देश का मिजाज भी बदला। देश में असहिष्णुता, आतंकवाद, महंगाई जैसे मुद्दे छाए रहे और जब ये शांत हुए तो सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के फैसले ने देश को हैरत में डाल दिया। मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले का जनता ने खुलकर स्वागत किया। वहीं नोटबंदी के जरिए काले धन पर होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक से भी देश में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन ये खुशी आम जनता को कतारों में लाकर खड़ा करेगी, इसका अंदाज किसी को नहीं था। नोटबंदी के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर अब आरोपों का दौर जारी है। विपक्ष संसद से लेकर सड़कों तक इस फैसले के खिलाफ है। वहीं जनता भी आरबीआई और बैंकों की बदइंतजामी की सजा झेल रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश का रण, जो वो किसी कीमत पर हारना नहीं चाहती। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी जगह जगह परिवर्तन यात्रा कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का सपना संजो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत हैं। बीजेपी इन चुनावों में भी पीएम मोदी का चेहरा लेकर उतरना चाहती है, क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए उनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं। धर्मनिरपेक्षता और जातीय समीकरण यूपी चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ता है। बीजेपी से यूपी की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन हाल के दिनों में नोटबंदी से जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे में यह फैसला क्या मोदी सरकार के हित में होगा, इसका जवाब यूपी की जनता 2017 के विधानसभा चुनावों में अपने वोटों के जरिए देगी। लेकिन फिलहाल सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विद द समिट 2016 में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बताएंगे कि मौजूदा हालात में बीजेपी जनता के बीच किस रणनीति के साथ आएगी और क्या 2014 का करिश्मा एक बार फिर 2017 में दोहरा पाएगी बीजेपी। तो दोस्तों, देश को बहुत उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना अपार जन समर्थन दिया कि वो सत्ता में पहुंची और अच्छी सीटों यानी कि बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची और देश के लोग ये मानने लगे कि अच्छे दिन अब आ गए हैं। क्या रोजगार को लेकर अच्छे दिन आ गए हैं, क्या बिजली, पानी, सड़क को लेकर अच्छे दिन आ गए हैं, तमाम उम्मीदों को लेकर अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में एक चर्चा चल रही थी कि अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक वैसे ही अब एक चर्चा चल रही है नोटबंदी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के नेता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब भी किसी ऐसे टॉपिक पर जिसमें कि कोई दूसरी पार्टी का प्रवक्ता भारी पड़ सकता हो, उसमें किसी अच्छे व्यक्ति को भेजने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर यह व्यक्तित्व, यह चेहरा मौजूद होता है जिसे कहते हैं डॉक्टर संबित पात्रा। पात्रा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ को प्रणाम करना चाहूँगा। ये मेरे लिए अहोभाग्य है कि मैं आज पहली बार लखनऊ आया हूँ और उत्तर प्रदेश कोई साधारण जगह नहीं है। भारत की राजनीति की धुरी यहीं से चलती है और उत्तर प्रदेश लगातार ही भारत के राजनीति के पुरोधा प्रधानमंत्री को उत्पन्न करता है। यह अवतरण भूमि है, मैं कहूँगा, भारत की राजनीति का, और इसे मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि संबित साहब ने कहा कि भारत की राजनीति की धुरी उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिलहाल देश की धुरी नोटबंदी है। नोटबंदी को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि आपकी सरकार का जो फैसला है वो ठीक है
और फैसला लेने के बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई अच्छी हैं, सब कुछ ठीक। देखिए, जहां तक नोटबंदी का सवाल है, कुछ छोटे छोटे विषय यहां समझने की आवश्यकता है। यहां बहुत युवा लोग बैठे हैं। जब मैं भी राजनीति में नहीं था, कॉलेज में था, मैं मेडिकल का छात्र रहा, मैं वैसे सर्जन हूं, तो अक्सर चाय की ठेले गाड़ी के सामने हम बैठ के चाय पीते थे सुबह उठकर, और अक्सर जो युवा बात करते थे वो यही बात करते थे कि अरे भैया, ये अमेरिका हमसे कितना आगे चला गया, ये सिंगापुर एक मुट्ठी भर का देश है और इसके इकोनॉमी को देखो, ये कितना आगे चला गया। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बुद्धि हिंदुस्तान में, फिर भी ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी पीछे क्यों है? किसी भी चीज में हम देश में, वो विश्व में सबसे आगे क्यों नहीं है? आखिर कैसे होगा? ये डिस्कशन कोई आज का नहीं है। अगर कोई भी युवक अपने दिल के अंदर टटोल के देखे, कोई भी यहां जो बैठे हैं वो अपने दिल के अंदर ये पूछ के देखे, तो पाएंगे कि कभी ना कभी ये सवाल हम सब ने पूछा है। मगर ये बोलना केवल कि हां देश महान बनना चाहिए, देश विश्वगुरु बन जाना चाहिए, ये सोचने से तो नहीं होगा। जितनी बड़ी सोच है उतना बड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। डिबेट में अमूमन ये बात आती नहीं है, वहां 15 सेकंड में बोलना पड़ता है, समय नहीं मिलता है, तो समझाया नहीं जा सकता है। यहां कुछ बातें समझाने की आवश्यकता है। प्लान्ड बजट होता है। देश चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, बिना पैसे के देश चलेगा नहीं। जो पैसा देश चलाती है आप उसे प्लान्ड बजट कह लीजिए। प्लान्ड बजट अगर आप विगत 7 वर्षों का देखेंगे तो 4.20 लाख करोड़ से 4.80 लाख करोड़ का है। आप इसको एक मोटा मोटी 5 लाख करोड़ मान लीजिए कि 5 लाख करोड़ में प्रत्येक वर्ष देश चलाना है, और वह भी 5 लाख करोड़ में फिक्स्ड है कि इतना पैसा जो है, इतना करोड़ जो है वो सर्व शिक्षा अभियान को जाएगा, इतना करोड़ एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, इतना करोड़ इरिगेशन के लिए जाएगा, इतना करोड़ आपके सड़कों के लिए जाएगा। अब कुल मिला के 10,000 करोड़ बच जाएगा आपके पास। उसी के अंदर 10 लाख करोड़ के अंदर आपको सोचना है कि कुछ नया अगर सोच आपके मन में है तो आप करिए। हर पॉलिटिकल पार्टी भाषण में कहती है मेरा भारत महान, भारत को महान बनना चाहिए। कैसे बनेगा? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, भारत को महान बनाना है, छलांग दिलाना है भारत को, तो सब कुछ इस 5 लाख करोड़ के ही अंदर होगा। रेंग के कोई महान तो बन नहीं सकता है। बातों में महान बनना बोलना बड़ा आसान है, मगर अगर किसी देश को महान बनना है तो रेंग कर नहीं, छलांग लगाकर महान बनना है। ये 5 लाख करोड़ से देश महान नहीं बनेगा। 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। पूरे देश में 1% लोग टैक्स दे रहे हैं, 25% से 40% इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आपका जो मेन इकोनॉमी है उससे हटकर एक इकोनॉमी चल रही है, वो बैंकिंग सिस्टम से दूर है। जब तक वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा, जब तक उसका टैक्स नहीं आएगा, जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? जब तक ये प्लान्ड बजट नहीं बढ़ेगा, देश कैसे बढ़ेगा? समझ साहब, आपने आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की कि कितना बजट होता है, कितना प्लान्ड बजट होता है और कितना सरकार को चाहिए देश चलाने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने देश के तमाम बैंकों में और एटीएम्स में पंक्तियों में लगे लोगों के आंकड़ों पर गौर किया? उन आंकड़ों को समझने की कोशिश की? या नोटबंदी का फैसला लागू करते समय कहीं जहन में यह नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, जिन लोगों ने नोटबंदी के फैसला को लागू किया, प्रधानमंत्री और जो टीम होगी, जो इकोनॉमिस्ट होंगे, स्वाभाविक रूप से ऐसा तो नहीं है कि बिना चिंतन के लागू किया गया होगा। एक एक पहलू के, एक एक अंजाम को ध्यान देते हुए लागू किया गया होगा। जहां तक जनता जो लाइन में खड़ी है, देखिए कष्ट है, ये मैं बता रहा हूं, इनकन्वीनियंस है, और सरकार भी कह रही है कि इसमें कष्ट है, इसमें इनकन्वीनियंस है, इसमें प्रॉब्लम है। मगर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा 50 दिन का समय दीजिए, देश बदलना है, इतने आसानी से बदल जाएगा। तो मैं और 10 सेकंड 50 दिन बाद ये लाइनें नहीं रहेंगी, मैं इसका भी खत्म हो जाएंगे। इसका भी उत्तर दूंगा जी। चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन हूं, मैं सर्जिकल तरीके से समझाता हूं। किसी पेशेंट को कैंसर हो रखा है, उस कैंसर को ठीक करना है। अब रातों रात कोई जादू की छड़ी लगा के कैंसर तो ठीक होगी नहीं। आप कैंसर की सर्जरी करते हैं, 1 हफ्ते तो दर्द होगा मरीज को, 1 हफ्ते पेशेंट कराएगा। पेशेंट यह भी कहेगा कि यह सर्जरी क्यों कर दी, उससे अच्छा तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते, मर जाता तो क्या हो जाता। मगर जब पेशेंट खड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, अब मेरा कैंसर ठीक हो गया है, 90% कैंसर ठीक हो गया है,
तो मरीज को खुशी होगी। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल आप होगी, केमोथेरेपी भी लेकिन देंगे। बिल्कुल होगी, लेकिन डॉक्टर की भाषा में मैं आप ही को समझाना चाहता हूं कि अगर उस मरीज को यह पता चला कि ऑपरेशन के बाद उसके पेट के अंदर कैंची और टॉवल लगी तो फिर वो क्या करेगा? ऑपरेशन नहीं, ये कैंची भी नहीं छूटी है और तौलिया भी नहीं छूटा दावे है। के साथ कह सकते हैं? मैं बता रहा हूं, देखिए, जिस पेशेंट का ऑपरेशन होता है, किसी भी मरीज का ऑपरेशन होता है, जब उसको दर्द होता है ना, हर मरीज को लगता है कुछ तो छूट गया है, कुछ तो छूट गया है। आपसे क्या छूटा? मगर डॉक्टर को पता होता है कुछ नहीं छूटा है। और जब मरीज सही हो जाता है, तब मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब माफ कर दीजिएगा, ऐसा लग रहा था कुछ छूट गया है, मगर कुछ छूटा नहीं। लेकिन जो लाइनों में लगे हुए हैं, जो तमाम मरीज हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं छूटा। वो ऐसा मानता है कुछ छूट चुका है, इसलिए दर्द हो रहा है। देखिए, देशवासी बैठे हैं मेरे सामने और टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं या हंस रहा हूं तो आपके दर्द पे हंस रहा हूं, या मैं आपके दर्द को समझ नहीं रहा हूं, या हमारी पार्टी आपके दर्द को समझ नहीं रही है। हम भी साधारण लोग हैं। ये एक बंडी पहन लेने से कोई नेता बन जाता है और उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमें भी सड़कों पर जाके लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। नहीं खड़े होते तो हमारे पिताजी खड़े होते हैं, माताजी खड़ी होती है, तब घर चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वर्ग से टपके हैं। हम लोग आपकी दिक्कतों को समझ पा रहे हैं। मगर आप समझिए, आज मैं फ्लाइट से आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे एक कॉलेज के लड़के ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। वो आके बोला कि देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लोग परेशान तो हो रहे हैं, मगर देखिए, जितना बड़ा कदम होगा ना, देश के लिए जितना भलाई हम सोच रहे हैं, उतनी तकलीफ भी होगी। जन जन को तकलीफ होगी और उतनी तकलीफ होगी जितना बड़ा फायदा होना होगा। देखिए, हम सब, मैं छोटा उदाहरण देता हूं। दिल्ली में आपने अगर घर खरीदना है, मुझे नहीं पता लखनऊ का, मुंबई में, दिल्ली में, बड़े शहरों में, लखनऊ में भी होता होगा जी, मगर मैंने यह एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। घर खरीदना है तो 20 लाख रुपए का चेक काट के लेके जाइए और एक थैले में 40 लाख रुपए रख के जाइए। यह हर कोई जानता था कि आधा आपने व्हाइट में देना है और आधे से ज्यादा आपने ब्लैक में देना है। हर किसी को पता था। मैं एक सवाल नगद में देना, नगद में देना है। वो बिहार में आपने भी दिया सब नहीं, उसका भी उत्तर दूंगा। नहीं, उसका भी उत्तर दूंगा। नगद में देना है उसको। ब्लैक देखिए, कैश कोई ब्लैक या व्हाइट नहीं होता है। जिस कैश पे टैक्स ना दिया जाए वो ब्लैक है, जिस कैश पे टैक्स दिया जाए वो व्हाइट है। तो ये हर किसी को दशकों से पता था कि इतना रकम हमने कैश में देना है और इतना रकम हमने चेक में देना है। मगर हर कोई आंख नाक कान सब बंद करके बैठे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री को भी पता था, सारे मंत्रियों को पता था। सिस्टम बदलेगा कैसे? अगर ऐसे ही दीमक खाता हुआ सिस्टम चले जाए, सबको पता भी रहे, फिर भी कोई बदले नहीं। मैं तो इसको कहता हूं कि ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए। कौन कौन? सब, जितनी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक राज कर रही थी, उन सब ने आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई थी। चलिए, मैं आज अगर कोई द्रौपदी को वस्त्र देने के लिए हाथ उठा रहा है, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर एक सोच वस्त्र देने के लिए हाथ उठा रहा है, तो हाथ को काटने के लिए हम आमादा क्यों हैं? धैर्य रखिए, थोड़ा धीरे। संबित साहब, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और शायद इसलिए आप अच्छे वक्ता हैं। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और आप भी लगातार ये कहते रहते, तमाम विपक्षी पार्टियां जो बैठी हुई हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है नोटबंदी के फैसले से। और आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया द्रौपदी के तौर पर। लेकिन यहां द्रौपदी का चीरहरण किसने किया? वर्तमान में बैठे युधिष्ठिर? किस तरीके से? समझ में आया? शायद नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही थी, नोटबंदी के फैसले पर चर्चा कर रही थी, विपक्ष पे आरोप लगा रही थी, लेकिन नोटबंदी की योजना को लागू किसने किया? आरबीआई ने। लागू किसने किया? बैंक में। और बड़े भरोसे के साथ सरकार ने लागू किया। लेकिन चीरहरण किसने किया? आपके नेता खुद स्वीकार करते हैं कि आरबीआई में बैठे लोगों ने, बैंकों में बैठे लोगों ने सारा काला धन सफेद कर लिया। क्या आपको इस बात का अनुमान नहीं था कि द्रौपदी का चीरहरण कौन करेगा और कौन कर रहा है? पहले तो चीरहरण कौन कर रहा था, किसने किया, ये इसको क्लैरिफाई करना बहुत आवश्यक है। जी, परसों जब मोदी जी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री समिति को भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपना स्पीच आरंभ किया 2014 मार्च को, जब यूपीए की सरकार थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था। धिक्कार है इस सिस्टम पर कि हम 3 वर्षों से लगातार सरकार को कह रहे हैं कि काले धन के ऊपर एक्शन लीजिए, और सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले रही है,
और सरकार अर्थात यूपीए की सरकार रिव्यू कमेटी डाल रही है, रिव्यू पिटीशन डाल रही है कि आप इस निर्णय को रिव्यू कर दीजिए, आप काले धन के ऊपर एसआईटी पर कोई मांग मत रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को कह रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर धिक्कार कहा है। 8.4 पर वाजपेयी जी जब छोड़ के गए थे तो इकोनॉमी 8.4, जीडीपी हमारी 8.4 पे थी। 8.4 से 4.8 तक का सफर तय किया। जब मनमोहन सिंह छोड़कर गए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मनमोहन सिंह जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, मगर आदर के साथ में कहूंगा 8.4 से 4.8 तक का सफर 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी ने किया। इन 10 वर्षों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए देश का भिन्न भिन्न स्कैम्स के माध्यम से, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सीएजी के आंकड़े हैं, 12 से 15 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर चला गया, नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया। मैं बार बार पूछता हूं, जो लोग देश के 15 लाख करोड़ रुपए लूट गए, रोज शाम को टीवी में बैठकर, एक साल भी हमारे सरकार को नहीं हुआ था, 2 महीने हुए थे, हमसे रोज शाम को ये 15 लाख लूटने वाले पूछते थे, कहां है मेरे 15 लाख रुपए, कहां है मेरे 15 लाख रुपए। मैंने एक दिन कहा उनको कि आदरणीय सोनिया जी की चाबी लो लॉकर की, उसी में है आपके 15 लाख रुपए। देखिए, बुरा मत मानिएगा। संबित पात्रा साहब, सीएजी की रिपोर्ट जब विपक्षी पार्टियों की उस समय की सरकार में थी, आप मान लेते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सीएजी रिपोर्ट आती है तो आप उस पर जवाब नहीं देते हैं, वहां पर आपका मत, आपका विचार बदल जाता है। ये कैसी सीएजी की रिपोर्ट है? सीएजी की रिपोर्ट तो एक ही है। पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा सब पे। आप अब बीजेपी शासित राज्यों की सीएजी की रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं करते? पहली बात, चीरहरण पे थे, उसी को कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपका अगला प्रश्न भी। आपने कहा कि अभी जो चीरहरण हो रहा है, देखिए 2.5 दिनों के अंदर, क्योंकि ब्लैक मनी पे डिस्कशन कर रहे हैं, नोटबंदी पे बात कर रहे हैं, 2.5 दिनों के अंदर, 2.5 साल से 3 वर्ष से एसआईटी नहीं गठित हो रहा था ब्लैक मनी पर, 2.5 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने एसआईटी गठित किया। विदेशी बैंक के लिए जो लिechtenstein बैंक का जो लिस्ट था, उस लिस्ट पर एसआईटी को सुपुर्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। दूसरी बड़ी बात है, स्विस बैंक इत्यादि के साथ वो ट्रीटी साइन किया गया, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली आपको नाम पता चल जाएंगे। चौथी बात और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, जब हम विदेशों से पैसे के लिए ट्रीटी साइन कर रहे थे तो सारी ऑपोजिशन पार्टी हमसे कहती थी, अच्छा विदेशों से तो पैसे ले आओगे, देखेंगे, ये घर के अंदर जो 60% ब्लैक मनी है उसका क्या करोगे? आपको याद होगा, हर चैनल में हम डिबेट में बैठते थे या हर मंत्री से यह सवाल पूछा जाता था कि घर के अंदर भी तो काला धन है, उसका क्या करेंगे? तो सारा तो बैंक में जमा होगा। नहीं, उसका उत्तर दूंगा मैं। देखिए, जब घर के अंदर जो काला धन है उस पर आक्रमण हुआ तो अब वो बोल रहे हैं क्यों किया, उस समय बोल रहे थे क्यों नहीं किया, जब किया तो क्यों किया। अब आप बोल रहे हैं कि सारा काला धन सफेद हो गया, नहीं हुआ। पहली बात, जो काला धन बाहर था, अगर वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में अर्थात बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, वो स्वतः सफेद नहीं हो जाता है। सफेद, जैसे मैंने बताया, सफेद तब होता है जब आप उस पर टैक्स दे दें। आपके पास 100 करोड़ थे, आपने 100 करोड़ के 100 करोड़ उठा के बैंक में डाल दिए, इसका अर्थ नहीं है कि आपका 100 करोड़ सफेद हो गया। इसका अर्थ है कि टैक्स वाला आपसे बुला के पूछेगा, भैया ये 100 करोड़ कहां से आया, आप उसमें पूरा हिसाब देंगे कि 100 करोड़ ऐसे 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 आया। आप हिसाब नहीं दे पाए तो 75% गया आपका, 50% पेनाल्टी, 25% बॉन्ड के रूप में आपका चला जाएगा गरीब कल्याण योजना। लेकिन संबित साहब, ये कानून की व्याख्या आप खुद कैसे कर लेते हैं? हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना, हमने अमित जी को सुना, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुना कि जनधन के खातों में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो लोग चिंता ना करें, जिनके खाते में जमा हुआ है उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने किया है उनको फिक्र करने की जरूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कानून भी आप खुद ही बना देंगे? आईपीसी कुछ नहीं है, इनकम टैक्स का कानून कुछ नहीं है। देखिए, इसमें समझना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ही एक भाषण देते हुए मुरादाबाद में इस विषय को रखा, उन्होंने कहा मैं अभी दिमाग लगा रहा हूं, मैं अभी इस पर चिंतन कर रहा हूं कि कैसे जिन लोगों ने गरीबों को पहले पैर की जूती समझी हुई थी, अब उसी जूती में जाके अपने सर को रगड़ा, कहा भैया मेरा 2 लाख रुपए रख लो, भैया मेरा 50 लाख रुपए रख लो। किस प्रकार से जो पैसा गरीबों के हक का पैसा था, वो पैसा पुनः कैसे गरीबों तक पहुंचे, मैं अभी दिमाग लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बस इतना करना कि तुरंत निकाल के वो पैसा मत दे देना, अपने पास ही धरे रखना, मैं दिमाग लगा रहा हूं, मैं फिर दिमाग लगा के आऊंगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कानून तोड़ देना, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है, समय आएगा तो बताऊंगा। क्या कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो पैसा जमा हो चुका है उसे जमा रखा जाए, निकलने नहीं दिया जाए?
क्योंकि तमाम बैंक के बड़े अधिकारी ये मानते हैं कि पैसा आना उपलब्धि है, लेकिन पैसा उतनी तेजी के साथ बैंकों से ना निकल जाए, इस बात की एक बड़ी चिंता है। देखिए, पहली बात तो है, जैसे मैं इसमें क्या सरकार कुछ ऐसा प्रयास कर रही है? देखिए, आपका पैसा है, आपका पैसा आपसे तो वंचित रखा नहीं जाएगा। तो फिर लिमिट क्यों है? मैं बता रहा हूं, मेरा पैसा मैं टैक्स देता हूं और बैंक से नहीं निकाल सकता, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। ठीक बात है, इतने लंबे समय तक एक क्या 50 दिन के बाद खत्म हो जाएगा? इसके मूल को समझना पड़ेगा। मूल इतना ही है, देखिए आप भी समझ रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों को तो समझना ही पड़ेगा, हम कितना बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। आप देखिए, जितने भी आज उन्नत देश हैं पूरे विश्व में, उनका अगर जीडीपी टू कैश रेशियो देखिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें, टेक्निकली ही समझाना पड़ेगा। जीडीपी टू कैश देखेंगे उसके रेशियो को, तो वो 3 से 4% है। कितना जीडीपी? संबित साहब फिर आंकड़ों पे आ गए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि बैंक और एटीएम्स के बाहर जो लोग लगे हैं वो आंकड़े नहीं समझते हैं। वो ये देख रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो शहरों से वापस अपने घर जा चुके हैं। आपके पास वो आंकड़ा होगा, और इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सांसद भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। आप मान रहे हैं? देखिए, हमें नुकसान हो जाए राजनीतिक तौर से, इसका उत्तर खुद मोदी जी ने दिया जी। वांगचू कमेटी बैठी थी 1971 में। 1971 में वांगचू कमेटी ने कहा, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यशवंत चौहान साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। वांगचू कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुधर सकती है, हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है यदि डीमोनेटाइजेशन किया जाए, नोटबंदी की जाए, तो हिंदुस्तान एक छलांग के साथ आगे बढ़ेगा। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, इस पूरे समझ को लेकर चौहान साहब, इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके पास गए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि देश आगे बढ़ेगा अगर हम डिमोनेटाइज करें। इंदिरा जी ने उनको देखा और कहा, देश तो आगे बढ़ जाएगा, कांग्रेस को क्या चुनाव नहीं लड़ना है? चुनाव में भारी नुकसान होगा, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि देखिए, ये जो राजनीतिक जद्दोजहद है, मुझे 4 विधानसभा में जीत मिलेगी कि नहीं, मुझे 6 एमपीज मिलेंगे कि नहीं, यही सोच हमेशा हम सब राजनीतिक दल सोचते रहें, या हम ये सोचे कि देश जीतेगा या नहीं। जिस दिन राजनीतिक दल ये सोच ले मैं हारूं या जीतूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे निर्णय के कारण देश जीतना चाहिए, उस दिन देश आगे बढ़ेगा। वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही, और अगर ऐसा है, देश को लेकर इतनी चिंता है, तो फिर मुजफ्फरनगर जैसी चीजें क्यों होती हैं, दादरी जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा अपने सांसदों को समझाया जाता कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, उसके बावजूद भी आवाज रुकती नहीं है, दबती नहीं है, होती रहती है। फिर ये राजनीति क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का ये चाल, ये चरित्र, ये चेहरा कौन सा? देखिए, ये जो इंटॉलरेंस वाला डिबेट पुनः आरंभ करने की कोशिश है, देखिए जिस प्रकार का एक माहौल बनाया गया, आप खुद देखिए आज देश का हाल क्या है। बुरा मत मानिएगा, जेएनयू में कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अगर हम लोगों ने उसको अपोज कर दिया तो लोग कहते हैं ये इंटॉलरेंस हो गया। किसी भी देश में आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आप अमेरिका में जाके कह सकते हैं कि अखलाक की क्या गलती थी? नहीं, आपने एक सवाल पूछा, मैं उसी में सब करता हूं, मैं सब लेके आता हूं। देखिए, अखलाक की कोई गलती नहीं थी, और इस प्रकार का जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, मगर ये भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? आप अभी देखिए, बंगाल में आज के डेट एक राइट चल रहा है, लोग बंगाल में आज भी मारे गए हैं, दुकानें जलाई गई हैं, मगर ये जो सिलेक्टिविटी है कि एक जगह सारे लोग कैमरे में जाके फोटो खिंचाने जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था खराब है तो सुबह 10 बजे अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी से यह सवाल पूछना था। अगर सारा कुछ उत्तर प्रदेश में भी कानूनी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ दे रही है तो अखिलेश जी की सरकार कर क्या रही है? जहां भी कोई गड़बड़ी हो रही है वो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर अखिलेश जी की सरकार किस चीज की मर्ज है? उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो इस प्रकार हर चीज को आप भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मत मड़िए, और देखिए कुछ चीजों को राजनीति से अलग रखिए। अगर देश को तोड़ने की कोई बात करता है, मुझे तो उस दिन बड़ा बुरा लगा जब हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वही व्यक्ति कहता है कि हिंदुस्तान की आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी, वो बलात्कारी आर्मी है, और उस व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए दिग्गज नेता पहुंच जाते हैं जेएनयू, तो मुझे तकलीफ होती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप कहते हैं कि नोटबंदी एक अच्छा फैसला है और सरकार इस पर अडिग रहेगी, तो माना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश के लोग भी सुन रहे हैं और देश के लोग भी सुन रहे हैं, क्या माना जाए कि नोटबंदी पर आप चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, चुनाव कोई एक मुद्दे पर तो लड़ा नहीं जाता। आप 2.5 वर्षों से मोदी सरकार को देख रहे हैं। आप मुझे एक ऐसा वाकया बता दीजिए जहां आपको लगता है कि मोदी जी ने आपके लिए नहीं सोची, अपने लिए सोची हो। और देखिए, देश बदलने में वक्त लगता है। एक बात देखिए, आप ये मुद्दा होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मुद्दा हमारे बनाने से नहीं होता है। हम मुद्दा बनाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुद्दा जनता तय करती है। नोटबंदी में जनता को किस प्रकार के भाव लगे, जनता तय करेगी और जनता उस पर विचार करेगी। ये हम नहीं कहते। देखिए, नोटबंदी के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, राजनीतिक दल होने के नाते हम उसको लेकर सामने आएंगे। हम स्वाभाविक रूप से जनता को बताएंगे कि ये पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, ये फायदे हैं नोटबंदी के। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, यहां राजनीति छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदुस्तानी के नाते मैं कहता हूं, भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। अगर हम धीरज नहीं, श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा को जो मानते होंगे ना, 2 चीज ऊपर लिखे रहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए अपनी देश की सरकार पे, आपकी देश की सरकार आपका 1 पैसा नहीं लूटेगी। और सब्र रखिए, आप ही के लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़ा युद्ध है मनोज भाई, ये बहुत बड़ा युद्ध। देखिए, हर किसी को पता था कि ये जो करप्शन है, ये करप्शन बहुत बड़े कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था लड़ने के लिए, लड़ने की हिम्मत हुई है। ये कोई परसों हम जीत जाएंगे ऐसा तो नहीं होने वाला है, समय लगेगा ना। संबित साहब, वाकई आपने अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने तमाम विपक्षी पार्टियों पर आरोप भी लगाया, लेकिन अब तक जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, 4-5 तस्वीरें, उन तस्वीरों में मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उन नोटों के साथ पकड़े गए। मुझे ना अब तक कोई कांग्रेस का देखा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं या किसी विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन तस्वीरें बोलती हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई दी हैं। तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, संबित जी से कोई सवाल, इसका जवाब दे दूं जरा, 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं, फिर सवाल ले लूंगा। जी हाँ, इसका जवाब दे दूं। हाँ, सुन लूंगा, इसका जवाब दे दूं फिर। जी, एक पहली बात है जो आपने जो वो माइक जनाब सुन लीजिए, जनाब सुन लीजिए, इत्मीनान रखिए, श्रद्धा और सबूरी, अभी इन्होंने बताया, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं इनका जवाब, जब इन्होंने कहा कि तमाम फोटो बोलती हैं, तस्वीरें बोलती हैं, आप सही कह रहे हैं, तस्वीरें बोलती हैं, टीवी भी बोलता है। आपने कहा बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं, बाकी कांग्रेस के लोग नहीं पकड़े गए हैं, तो मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं जी। परसों ही देश के एक बहुत मशहूर चैनल ने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उनका है, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें दिखाया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर के अंदर ब्लैक और व्हाइट का बदलाव हो रहा है। सिद्दीकी नामक एक बहुत बड़े जो उनके नेता हैं वो कर रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन हर जगह गया, ईडी ने भी उसको नोट में लिया है। मतलब ये कहा जा सकता है तो कि तेरी कमीज से ज्यादा सफेद ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं इतना कह रहा हूं कि बीजेपी का अगर कोई नेता पकड़ा गया है, कोई नेता नहीं पकड़ा ही गया है, मैं बोल रहा हूं 5 नेता पकड़े गए होंगे, आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं उसको कंटेस्ट कर रहा के साथ। मैं कह रहा हूं पकड़ा गया है तो कांग्रेस की बात गलत है। कांग्रेस कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी को पहले से बता दिया कि भैया नोटबंदी होने वाली है, अपना अपना सब ठीक कर दो। अब सब पहले से बता दिया था, पकड़े कैसे गए? ये तो पहले से सब ठीक कर लेना चाहिए था। कोई जाके सोना खरीद लेता, कोई जमीन खरीद लेता, ये सब पकड़े क्यों गए? मतलब पहले से नहीं बताया था। तो पहले विपक्ष को तो सोच लेना चाहिए, आक्रमण करना है तो कैसे आक्रमण करना है। संबित पात्रा जी, मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेसी हूं, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। ईमानदारी से मैं आपका इंटरव्यू देखता हूँ किसी भी चैनल पे, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। मैं चुनाव से पहले आपको बहुत बढ़िया मानता था, मैं आपका समर्थक भी सुन लेने, समर्थक भी है कांग्रेस। लेकिन एक चीज जो है बार बार जो है आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, इटली का चश्मा सोनिया गांधी, 15 लाख करोड़ रुपया या 15 लाख जो अकाउंट में आएंगे, ये किसी देश की जनता ने तो मांगा नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में भाषण दिया था कि ये चोर लुटेरों का विदेशों में छिपा काला धन जब आएगा तो 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। तो देश की अपेक्षा हो गई कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे। आप जो कहते हैं कि सोनिया गांधी के अकाउंट, बार बार कहते हैं कि सोनिया गांधी की तिजोरी में जमा है, ये आप कहते हैं आप सरकार में बैठे तो सोनिया गांधी की तिजोरी में निकाल के आप देश के देशवासियों के अकाउंट में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? जवाब मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हम लोग भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, मगर मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आपका भी करता हूं और सभी का करता हूं। ठीक, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, मैं इसको एक मजाकी अंदाज में उत्तर दूंगा, बुरा मत मानिएगा जी। कांग्रेस का जो तरीका होता है वो सुबह उठ के हमें, जब हम कहते हैं कि इन्होंने लूटा, इन्होंने ये किया, तो वो हमें चिढ़ाती है। अच्छा, हमने लूटा तो फिर हमारे पे क्यों नहीं पकड़ लेते हो? सीबीआई छोड़ो हमारे ऊपर, अभी निकालो हमारे पैसे और देश को बांट दो, हमारी जांच कराओ। फिर सीबीआई छोड़ दिया जाता है, जांच जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो होता है,
सीबीआई जांच करती है, अदालतें उस पर टिप्पणी करती है, फिर शाम होते होते कांग्रेस कहती है ये तो बदले की राजनीति है, क्यों सीबीआई छोड़ा, क्यों पकड़ लिया, रॉबर्ट वाड्रा पे आज क्यों केस कर दिया। अभी कल की बात है ना, रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जब राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी को बोलिए सारा ब्यौरा दे, तो आप लोग कहने लगे, अभी हमारे बड़े भाई गुलाम नबी आजाद जी थे यहां पर, उनका बाइट आया, ये तो बदले की राजनीति है। नेशनल हेराल्ड केस में परसों जब सीबीआई जांच शुरू कर दी, अब 5,000 करोड़ का गबन तो है नेशनल हेराल्ड केस में, ये तो कोर्ट मान रही है, तभी बेल में बाहर है, हम नहीं कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बेल दी है हमने। आपने सीबीआई को इतना बदनाम कर दिया, तो सीबीआई जांच कर रही है, तो आप बोल रहे हैं ये बदले की राजनीति है। ऐसा तिजोरी से पैसा निकालना थोड़ी है कि हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे। आपने सीबीआई को इतना बदनाम कर दिया कि सीबीआई सरकार का तोता है। भाजपा ने वजीर आजम हमारा बैकवर्ड का दिया है, बैकवर्ड क्लास का। क्या यूपी में आप वजीर आला भी आप बैकवर्ड का देंगे? दूसरा यह था कि आपने महिला आरक्षण करने का वादा किया था कि महिला आरक्षण आप करेंगे, आप बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को नहीं देंगे आरक्षण, तो क्या जो आप इलेक्शन में जो टिकट का बंटवारा करेंगे उसमें 33% महिलाओं को टिकट देंगे? वो तो मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी होता ही है। हम जहां तक महिलाओं को टिकट देने का सवाल है वो तो हम फॉलो कर रहे हैं। जहां तक संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का सवाल है, मुझे माननीय संबित पात्रा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उत्तर नहीं आएगा। फिर मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नोटबंदी के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि हम पड़ोसी देश के आतंकवादियों से और पड़ोसी देश के कारणों से, चूंकि वहां पर नकली नोट बहुत छप रहे हैं और उग्रवादियों के पास वो नोट आ रहे हैं, इस कारण से हमने नोटबंदी किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि भारत उनकी सरकार है, उनकी पूरी व्यवस्था है, उनकी पूरी सीआईडी, उनकी पूरी मिलिट्री, अगर इस प्रकार से डर के अगर देश के प्रधानमंत्री करेंसी को बंद कर सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लोगों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं। समीर साहब, पहली बात तो है करेंसी और मिलिट्री ये दोनों अलग चीज है। आप देखिए नोट में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, 15-16 सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। अगर पाकिस्तान के पास वो सिक्योरिटी फीचर जो कि वर्षों से पहुंचती जा रही है, वो अब नोट हमारी भी छाप लेती है, तो स्वाभाविक रूप से नोट बंद करके सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नए नोट लाना जिसको कि वो छाप ना पाए, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसको इमोशन से नहीं, टेक्निकलिटी समझिए। दूसरी बड़ी बात है, छप गए, लेकिन वो कह रहे छप गए फर्जी नोट नए। देखिए इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो बहुत तगड़े हैं, इसको कॉपी करना आसान नहीं है। अभी नोट ज्यादा प्रचलित नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ लोग फर्जीवाड़ा शायद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जहां तक आतंकवाद और नक्सलवाद पे रोक का सवाल है, आप देख लीजिए अखबारों में भी छपा है और आपको पता भी होगा कि सबसे ज्यादा नक्सलियों ने अगर सरेंडर किया है तो विगत 1 महीने में किया है। लगभग 569 नक्सलियों ने हथियार डाला है सरकार के सामने, और तो स्वाभाविक रूप से बहुत इसमें घटोतरी हो रही है। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जितना सीज फायर का उल्लंघन हुआ है वो भी आश्चर्यचकित है। इसका भी उत्तर दे रहा हूं। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल है, आप देखिए पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, और ये हिंदुस्तान की सरकार ने ऐलान नहीं किया, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, डीजीएमओ ने इसको ऐलान किया। उसके बाद भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जिस प्रकार से आर्मी के ऊपर सवाल उठाया, और आज जब एक नए सेनाध्यक्ष बने हैं, राजनीतिक दल उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है ये राजनीति का एक निम्न स्तर है। सेना के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारतीय जनता पार्टी के आपके मंत्रियों ने स्वागत करवाया, और उसके बाद पाकिस्तान ने सरहद पार से इतने स्ट्राइक किए कि देश कह रहा है ये हो क्या रहा है। इसका जवाब मैं इसका जवाब देता हूं, मगर सब लोग शांत हो जाए तो एक एक करके जवाब हो जाएगा। मनोज, एक एक सवाल पूछ रहे हैं, सबका जवाब हो जाएगा, वरना सब लोग पूछेंगे तो जवाब नहीं हो पाएगा, मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं, फिर आपका। रुकिए जी, नहीं सुनिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए, जवाब दे दिया उन्होंने, आराम से बैठिए। संबित साहब बैठिए आराम से। नंबर 1 आराम से। देखिए सब यहां अच्छे लोग हैं, शांति से, कोई भी चीज हल्ला गुल्ला से नहीं होता है, शांति से सब कुछ का समाधान होगा। मैं बैठा हूं, सवाल पूछते जाइए, जवाब दूंगा। पहले उन्होंने एक सवाल पूछा है
उन्होंने एक सवाल पूछा है, आपका सेकंड नंबर, थर्ड नंबर उनका है। जी। पहला आपने पूछा कि देश ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रही है। देखिए, नंबर वन, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया और जिस प्रकार से तबाही हमने आतंकवादी के कैंप में मचाया, ये अपने आप में ऐतिहासिक था। इसका श्रेय कोई भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसका श्रेय हिंदुस्तान की हर जनता को मिले, हिंदुस्तान को मिले। दूसरी बात है, ठीक है, हमने पोस्टर लगवा दिए। आप यही कह रहे हैं ना कि हमने पोस्टर लगवा दिए। अरे हमने अगर पोस्टर लगवा दिए कि हिंदुस्तान की सेना की जय हो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जय हो, पाकिस्तान की हाय हाय, तो क्या बुराई है? आप भी पोस्टर लगा दीजिए कि हिंदुस्तान की जय हो, पाकिस्तान की मुर्दाबाद। मुझे तो उस दिन मुलायम सिंह जी ने लगाया, भी मुलायम जी ने लगाया कि मुलायम सिंह जी से फोन करने के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसा लगा पोस्टर, मैंने देखा है। तो ठीक है, आप भी लगा दीजिए। राहुल गांधी जी भी लगाए कि मेरे से फोन करने के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैंने ही हरी झंडी दिखाई, क्या बुराई था उसमें? लेकिन अब जो हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, अब जो हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आप अगर उसका जवाब कैसे होगा? देखिए, जवाब दिया जा रहा है। आप पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हमारे यहां हमला कर रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि उनके 10-20 जो पाक रेंजर्स होते हैं, जो उनके आर्मी के लोग होते हैं, उनको मार दिया, उनके 14 पोस्टों को बम करके उड़ा दिया। तो जो अमित शाह जी कहते हैं वहां से गोली आएगी और यहां से गोला जाएगा, वो गोला जा रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा। अंतिम सवाल अखिलेश। हाँ, अंतिम सवाल संबित जी, आपने ये कहा, संबित जी आपने कहा कि संबित जी प्लीज। हाँ, अरे संबित जी, आपने कहा कि कई बड़े फैसले होते हैं, आप चाहते हैं कि देश जीत जाए, चुनाव आप हार जाइए। तो एक आप मान चुके हैं कि नोटबंदी के फैसले से देश तो जीत गया, आप चुनाव हार गए। दूसरी बात यह है कि अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हम लोगों को कि अब 15 लाख आप कह रहे थे हर आदमी के अकाउंट में आएगा, अमित शाह कहते चुनावी जुमला है, आप कहते सोनिया जी के खाते में जमा है। अब देखना पड़ेगा कि इस घोषणा पत्र में आप बाद में कह दो साहब हम तो ये कहते कि बसपा पूरा करेगी, वो समाजवादी पार्टी पूरा करेंगे, तो घोषणा पत्र कैसे पूरा होगा? जवाब संक्षेप में। देखिए, पहली बात तो है, एक बात देखिए, मैं बड़ा सीना ठोक के हमेशा कहता हूं कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जनता का चवन्नी नहीं खाया है और न खाएगी। काम करेगी, आप ही के लिए काम करेगी। और देखिए, अगर देश बदलना है तो थोड़ा श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं तकलीफ हो रही है, मगर कृपया करके समझिए, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आज दर्द है, कल इसका सब अच्छा परिणाम होने वाला है। और मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव कोई हार रहा है, मैंने ये कहा कि हर कुछ चुनाव के परिणाम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, कुछ चीज देश के साथ जोड़ के देखना चाहिए। चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर इस तरह का फैसला हुआ है तो वाकई इस फैसले के पीछे बहुत कुछ होगा, लेकिन देश ने वादा किया है कि 50 दिन का इंतजार करिए और 50 दिन के बाद फिर तमाम बातों पर इंतजार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, समय का अभाव है। तमाम लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं उनसे माफी चाहता हूं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत संबित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित अभिजीत सरकार जी अभी आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देंगे सहारा परिवार की ओर से। पात्रा साहब को मोमेंट दें।